सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल व्यापार में मैं हूं मुदस्सर इकबाल। वैसे तो कई सरकारी इदारे हैं जो मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने में कौमी एयरलाइन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक PIA 10 सालों में $7 बिलियन का नुकसान कर चुकी है और रोजाना 50 करोड़ रुपए का माली नुकसान भी जारी है। PIA को सिर्फ चलाए रखने का माली नुकसान 156 अरब रुपए है, जबकि इदारे के जिम्मे 435 अरब रुपए का कर्ज भी वाजिबुल अदा है। मगर इसके बावजूद तैयारे ज़मीन पर हैं क्योंकि ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं और खसारा 750 अरब रुपए हो चुका है। 10 रोज़ में 400 से ज़ायद परवाजें भी मनसूख हो चुकी हैं। पिछले चंद हफ्तों से PSO ने वाजिबात ना अदा करने पर PIA का ईंधन रोकने शुरू कर दिया। जब अदायगी कम होती है तो ईंधन का बहरान बढ़ जाता है। तैयारे फ़ज़ाओं में रखने के लिए PIA को हर माह कम अज़ कम 8.5 अरब रुपए का ईंधन दरकार है, जो PSO उधार देने से इनकारी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का बजट खसारा भी 1000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट में कहा गया कि आमदन 1406 अरब जबकि अखराजात 2420 अरब हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। पाकिस्तानी मईशत का असल मसला क्या है, और इससे हम बात करेंगे। इस वक्त अब्दुल्ला हफीज़ खान PIA के डायरेक्टर तर्जुमान हैं हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 20 साल से खसारा जो है वो जारी और सारी है, लेकिन फिर खसारे को कर्ज लेकर पूरा किया जाता है, यानी मजीद खसारे में इस वक्त PIA है। प्राइवेटाइजेशन का माजी में भी कोशिश की गई, हो नहीं पाया। अब की बार निगरान हुकूमत ये कर रही है, ऐसा क्या मामला है ये हो जाए अब? बहुत शुक्रिया। देखिए, क्वाइट फ्रैंकली आपके प्रीएम्बल जो आपने अभी दिया है उसी के अंदर आपने बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली कवर कर ली हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। एक बहुत पॉपुलर परसेप्शन है कि जी शायद जो PIA खसारा करती है वो खसारा सारे का सारा कोई बेल आउट की सूरत में मिलता है, या आपको कहीं से कोई फंड्स आ जाता है, या कोई लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है PIA के अंदर। PIA के अंदर जितना खसारा हुआ फॉर व्हाटएवर रीजन, चाहे वो इनएफिशिएंसीज थी, चाहे वो उसके ऊपर और कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था, चाहे वो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर थे, कोई भी फैक्टर उसके ऊपर हो सकता है। जब वो तमाम चीज़ों की वजह से आपको एक खसारा हुआ तो खसारा सारे का सारा आपको कर्ज लेके या फाइनेंस करा के आपको पूरा करना पड़ा। अच्छा, अब ये कोई अगर 4 या 5 साल या 6 साल अगर आपने अरेंजमेंट चलाना हो तो ये ठीक हो जाता है, बिकॉज आपके एसेट्स, आपके असासे इतने ज़्यादा थे कि ये कोई इतनी ज़्यादा कोई अजीब बात लगती नहीं थी। लेकिन 5 या 6 साल बाद अगर कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में थी तो ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक कुछ फैसले किए जाने चाहिए थे। वो फैसले अनफॉर्चुनेटली नहीं लिए गए। 2003 से लेके 2021 या 22 के शुरू तक PIA थे अब्दुल्ला साहब जो नहीं लिए गए इतने 20 साल गुजर जाने के बावजूद? देखें, सबसे अहम फैसला ये था कि PIA की रिस्ट्रक्चरिंग होनी थी। ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग जिसको आप कहते हैं, और उसकी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PIA का मालिक है। मालिक की ओनरशिप इदारे के अंदर होनी चाहिए, इन द सेंस कि अगर इदारा नुकसान में है तो कुछ एफर्ट्स हैं, जो इकदामात हैं, चाहे वो सख्त हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मुताल्लिक हैं, वो चीज़ें जो हैं वो की जानी चाहिए थी। इस सिलसिले के अंदर मैं एक और बात आपको बताऊं कि देखिए, बहुत सारे बिजनेस प्लान बने 2011-12 से लेके 2000 अभी रिसेंट जो बिजनेस प्लान आईटा का बन के आया था, बहुत सारे इसके ऊपर बिजनेस प्लान बने, बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज हुई। उन बिजनेस प्लान के अंदर बुनियादी बात ये थी कि PIA की बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर व्हाटएवर रीजंस उनमें से किसी एक बिजनेस प्लान पे भी अमल दरामद नहीं हो सका। हर दफ़ा होता यह था कि हम हर साल बाद एक नया बिजनेस प्लान हमें कहा जाता था, हम वो बनाते थे और वो उसके बाद लेके आते थे। इसमें इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स भी इन्वॉल्व थे, इसके अंदर इंटरनेशनल मैनेजमेंट और एविएशन के एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व रहे, उनसे भी आपने बिजनेस प्लान बने। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि देखें, अब आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गए कि जिसके अंदर अब आपको बहुत एक रेडिकल स्टेप लेना पड़ेगा PIA से मुताल्लिक, PIA की रिस्ट्रक्चरिंग से मुताल्लिक। जो आपने बात बोली कि जी बदतरीन बहरान, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, PIA ने कब एक 75 साल हिस्ट्री है, 75 साल हिस्ट्री के अंदर इससे भी संगीन बहरान PIA के ऊपर आए हैं और आते रहे हैं। अच्छा, PIA हमेशा उनमें से बाहर निकली है, बिकॉज PIA की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। PIA का जो ब्रांड वैल्यू वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इदारे की जो बुनियादें हैं वो बहुत पक्की हैं। अच्छा, बुनियादों के हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम हैं अब्दुल्ला खान साहब।
एक किसी इदारे में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स, एक होते हैं उसके एसेट भी, और साथ में उसकी जो चीज़ें हैं, आपके इक्विपमेंट भी है। एक तरफ कितना बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें फ़ाल कितने लोग हैं, दूसरा आपका इक्विपमेंट है जिसमें तैयारे हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो एक बहुत बड़ा है, वो कितना फ़ाल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी बहरहाल अगर तो फ़ाल हों तो वो उसका एसेट बन जाता है इदारे का, अगर ये गैर फ़ाल हों तो फिर बोझ होता है। देखें, बड़ा अच्छा सवाल इसलिए बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है। हमेशा पीआई के मुतालिक जब भी आप कोई डिस्कशन सुनते हैं तो उसके अंदर एक बात यहीं से की जाती है कि जी ओवर स्टाफिंग है, सियासी भर्तियां हैं, जो सारे अकरबा परवरी है इसके अंदर। देखें, ये मसाइल थे पीआई के अंदर, मैं खुद एडमिट करता हूँ कि मसाइल थे, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से ये मसाइल ख़त्म हो गए हैं। इसलिए बिकॉज बहुत ज़्यादा हमने ड्रास्टिक रिडक्शन की है वर्क फोर्स के अंदर। एक वो मिसलीडिंग सी आप एक रेशो निकालते हैं कि एक जहाज़ पे 500 बंदे हैं, एक जहाज़ पे 300 बंदे। इस टाइम पे एक जहाज़ के ऊपर 300 बंदों से कम है पीआई के अंदर। और दूसरी बात ये कि आपको ये समझनी चाहिए कि HR कॉस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियस सिग्निफिकेंट डेंट नहीं डालता। फॉर एग्जांपल, जिन आप एफिशिएंट एयरलाइंस का जिक्र करते हैं वहाँ पे टोटल HR कॉस्ट 20% होता है रेवेन्यू का, पीआई के अंदर वो 6 से 7% है। एक और बात जो हमें इसके ऊपर समझने की जरूरत है कि देखें, पीआई के बहुत सारे फंक्शंस इनसोर्स्ड हैं। हमारे पास जहाज़ों की कमी है, जो आपका दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा था ना, जिसमें आपने कहा कि जी आपके पास इक्विपमेंट तैयारे भी बहुत ज़्यादा हैं, वो कम है। देखिए, जितना बड़ा हमारा नेटवर्क है, जितना बड़ा हमारा स्प्रेड है, उस हिसाब से जो इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए, जो प्रोडक्ट के प्रोवाइड करने के लिए चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, वो बहुत कम है। और उसकी सबसे बुनियादी वजह ये कि पिछले 5, 6, 7 साल से इनफैक्ट जब पीआईए कंसिस्टेंटली एक फाइनेंशियल बहरान के अंदर गया और जाता रहा और ये कर्जे बढ़ना शुरू हो गए, तो पीआईए अपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सका, पीआईए अपने फ्लीट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सका। एविएशन बिजनेस के अंदर 5 से 7 साल बाद फ्लीट भी चेंज हो जाता है, केबिन्स भी चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर एक नई जनरेशन निकल आती है जो कि प्रोडक्ट की बेहतरी को लेके आती है। अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 10-12 के बाद अब्दुल्ला साहब ये बेहतरी हो जाएगी आप समझते हैं, और वो मयार जो पीआईए का था माजी में किसी दौर में वो हो जाएगा? देखें, इसकी सबसे जो आसान जवाब है वो ये है कि सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि पीआईए की ब्रांड वैल्यू क्या है। पीआईए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक बहुत रिकग्नाइज्ड ब्रांड है, और पीआईए ब्रांड के साथ लोगों की लॉयल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी अगर आपको इन हालात के बावजूद पीआईए के जो है वो ऊपर 60 लाख लोग ट्रैवल करते हैं साल का, और पीआईए एक प्रेफर्ड एयरलाइन है उन रूट्स के ऊपर जहाँ से आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाए। सो अगर आप प्राइवेट होते हैं या प्राइवेट नहीं होते, ये तो फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, लेकिन ये बात हमें समझने की जरूरत है कि अगर प्रोडक्ट बेहतर हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से टोरंटो या यहाँ से यूके या यहाँ से यूरोप या अमेरिका के सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट परवाज हो, आपको किसी हब के थ्रू 2-3 घंटे के थ्रू ना जाना पड़े और प्रोडक्ट कंपेरेबल हो, तो कोई इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है कि जी आप इसके लिए दोबारा अब वही मकाम ना लेके आ सकें जिसके लिए पीआईए एक ज़माने में मशहूर होती थी। सो ब्रांड वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ब्रांड का रिकॉल एग्जिस्ट करता है, ब्रांड के साथ लोगों की एफिनिटी एग्जिस्ट करती है। देखें, बहुत सारे लोग ना वो समझते हैं कि जैसे ही वो पीआईए का जहाज उनको बैनुल-अक़वामी एयरपोर्टों में नजर आता है ना, वो झंडा लगा हुआ जहाज, और जैसे ही जहाज के दरवाजे के अंदर घुसते हैं और उनको वो अपना उर्दू स्पीकिंग क्रू, उर्दू बोलने वाला क्रू नजर आ जाता है और पाकिस्तानी खाने मिलते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान वहीं से शुरू हो जाता है। तो लोग अपने वालिदैन के लिए, लोग अपने फैमिलियों के लिए प्रेफर करते हैं। ये तो एक हिस्ट्री है, पीआईए का बहुत बड़ा एक इदारा है, इसमें दोष राय नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पीआईए की ब्लीडिंग हो रही है इस वक्त, इसको फौरी तौर पर रोकने के क्या इकदाम हो रहे हैं? कम से कम ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक तरह की जो खबर देख रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, एक बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अनफॉर्चुनेटली एक फ्रेंसी क्रिएट किया गया पीआईए के अगेंस्ट, और उसका ये इम्पैक्ट है। देखें, जब आप बेयकीनी की सूरत हाल एक पैदा करते हैं या हो जाती है किसी भी रीज़न से, या कुछ बयानात इस तरीके के आते हैं जिससे ये शायद तासुर मिलता है कि बस पीआईए अगले 2-3 हफ्ते के अंदर बंद होने वाली है, तो नेचुरली ये होता है कि वो वेंडर्स या वो लोग या वो लेसोर्स या वो लोग जिन्होंने आपके साथ क्रेडिट के ऊपर काम करना होता है, वो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब तो ये बात हो रही है, तो अब हमारे कहीं पैसे फंस ना जाएं, तो इस वजह से हम आपके साथ किसी किस्म की रिलैक्सेशन करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि अभी इस टाइम पे पीआईए का मसला है। ये अनसर्टेनिटी की वजह से तमाम वेंडर्स, तमाम लेसोर्स, इवन पीएसओ के लोग परेशान हो गए। वो ये समझते हैं कि जी शायद ही कंपनी बंद ना हो जाए तो उनके पैसे फंस जाएं, तो इस वजह से सारे के सारे पैसे हमें एडवांस में दे दें और आप हमें पहले पैसे देंगे, उसके बाद हम आपको सबमिट कराएंगे। अच्छा, अब इसमें दो बातें, एक तो ये कि अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन, ये जो हिजानी सिचुएशन है, ये पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान से बाहर
पीआईए को अभी भी फ्यूलिंग का कोई इशू नहीं है। इसलिए आप ये देखते हैं कि वो लोग हम पे एतबार कर रहे हैं और वो हम बैनुल-अक़वामी अपने जहाज भेजते हैं, वहां से जहाज वापस आ जाते हैं, लेकिन हम अंदरूनी मुल्क परवाजें नहीं ऑपरेट कर पा रहे बिकॉज हमें दोनों लेग्स के ऊपर फ्यूल पाकिस्तान से चाहिए होता है। हल क्या है? हल ये है कि देखिए कुछ हमारे फंड्स पाइपलाइन के अंदर हैं, कुछ हमारी अपनी रिकवरीज हैं जो कि कुछ अर्से से फंसी हुई हैं और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले आ जाएंगी लेकिन वो नहीं आ पाई। कुछ फंड है जो कि हम सिक्योर करना चाह रहे हैं, लेकिन जहां से हम वो फंड सिक्योर करना चाह रहे हैं उनकी भी सबसे बड़ी एप्रीहेंशन यही है कि जी उनको इस किस्म के मैसेजेस मिल रहे हैं कि शायद पीआई बंद हो जाएगी, तो वो नहीं समझते कि इस टाइम पे उनको पीआई को फंड करना चाहिए, पीआई को किसी किस्म की क्रेडिट लाइन लेनी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि पीआईए तमाम उनकी बहरहाल ये आपके एक परवाज़ों के रुकने के जो बाकी असरात हैं वो मुसाफिरों पर वो भी बहुत हो रहे हैं। अब्दुल्ला साहब साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं सलाउद्दीन, कराची में पीआईए की परवाज़ें मनसूख हुई हैं, दीगर एयरलाइंस की टिकट्स महंगी हो गई हैं। सलाउद्दीन, क्या ऐसा हुआ? कौमी एयरलाइन की जो परवाज़ें हैं वो ईंधन ना होने के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें जो है वो मनसूख हो चुकी हैं। आज के हवाले से जो बताया गया है कि वो तकरीबन 50 जो परवाज़ें हैं वो मनसूख हुई हैं और मजमूई तौर पर अगर 15 रोज़ की बात करें तो 15 रोज़ में 350 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। इस हवाले से हमारे साथ पीआईए के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो परवाज़ें मनसूख हो रही हैं उनके मुसाफिरों को क्या जो है सहूलियत दी जा रही हैं। अच्छा, हमारे पास ये है कि जो पैसेंजर हमारे पास आते हैं अगर वो अल्टरनेट फ़्लाइट चाहते हैं तो हम उनको अल्टरनेट देते हैं, नेक्स्ट डे की फ़्लाइट देते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और जो अगर कोई रिफ़ंड चाहता है, कहता है मुझे रिफ़ंड चाहिए, तो हम उसको रिफ़ंड देते हैं। कैश होती है तो कैश देते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड होती है तो क्रेडिट कार्ड पे जो है ना उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि पैसेंजर जो है ना हमसे कोई नाराज़ होकर जाए कि भाई क्या है। ऑपरेशन रीज़न है, ऑपरेशन के इश्यूज हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनका कहना है कि सलाउद्दीन आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका बहुत। कौमी एयरलाइन की परवाज़ें इस वक्त मनसूख हैं। अब्दुल्ला साहब, एक सादा सा मेरे समझने के लिए कि जब बैंक से कर्ज भी हो रहा है, चीज़ें भी हो रही हैं, ये अचानक एकदम से परवाज़ें क्यों ये हो जाती हैं कि इतनी परवाज़ें इधर मनसूख उधर मनसूख और वो 400 के करीब पहुँच गई, ये क्यों है? सादा लफ्ज़ों में बताया, हुआ क्यों? देखिए, सादा लफ्ज़ों में बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह मैंने आपको बोला कि एक हैजानी कैफियत, एक अनसर्टनिटी की फ़िज़ा कायम हुई, उसकी वजह से जो हमारा फ्यूल प्रोवाइडर है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ और उसने कहा कि जी हम आपके साथ अब किसी किस्म के क्रेडिट के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी अब पेशगी आप वो दें। अच्छा, अब चूँकि आप एक सिचुएशन के अंदर फंस गए, एक साइकिल के अंदर फंस गए, विशियस साइकिल के अंदर, जिसके अंदर आपकी परवाज़ें मनसूख हो रही हैं, तो आपके रेवेन्यू के ऊपर डेंट पड़ रहा है, आपके रेवेन्यू पर डेंट पड़ रहा है, तो आप इन टर्न फ्यूल की पेमेंट नहीं दे सकते, तो आप इस सिचुएशन के अंदर फंस गए। हल उसका यही है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जब फंड सिक्योर हो रहा है और फंड अगर अगले हमें 4-5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर जितना एक्सपेक्टेड है वो ड्रॉ डाउन हो जाएगा, तो आप पेमेंट करना शुरू करेंगे, आपकी परवाज़ें दोबारा बहाल हो जाएंगी, आपकी रिलायबिलिटी दोबारा उसी तरह ही हो जाएगी जिस तरीके से पहले थी। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक अनसर्टनिटी, जो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ हमारे लेंडर्स का या हमारे फ्यूल प्रोवाइडर्स का हमारे ऊपर से, और तीसरा ये कि चूंकि जो फंड्स टाइम से आने थे वो नहीं आ पाए, उनमें थोड़ा सा डिले हो गए। इन तीनों चीज़ों ने इसके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ मौजूद थे और अब देखना यह है कि कह रहे हैं कि चंद दिन में ये तमाम तर मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। जो फंड्स की प्रोवाइड होने का मामला है, अब आगे देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो किस जानिब बढ़ती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त सूरत हाल जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि मुस्बत रुझान नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। लेकिन ये मुस्बत रुझान किस जानिब है, कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्स डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आबिद हबीब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का। आबिद साहब, मार्केट अच्छी जा रही है, लेकिन ये तेज़ी क्या हकीकी है? दुनिया में तीसरी जंग की बातें हो रही हैं, इजराइल फ़लस्तीन के मामलात हो रहे हैं, पेट्रोल जो कीमतें हैं वो आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी मार्केट कह रहे हैं मुस्बत है। तो क्या ये वाकई हकीकी तब्दीली है जो मुस्बत है? देखिए, स्टॉक मार्केट की डायनेमिक्स जो है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जिस तरह हमने पिछला एक साल जो देखा था, जिसमें हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्काउंटेड हो गई थी और बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। जैसे हमने देखा था कि डॉलर भी जो है, रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो ऑलमोस्ट इंटर बैंक जो है 300 रुपये से भी ऊपर चला गया था और ऑफ मार्केट जो है ओपन मार्केट में 340 के करीब चला गया था। और जिस तरह से
जो कुछ एक्शंस लेने से गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई और प्राइसेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया, जिसकी वजह से उसका इम्प्लीकेशन जो है सारे सेक्टर्स पे आ गया और इसी वजह से स्टॉक मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे चली गई थी वो अपने लेवल्स पे आना शुरू हो गई। तो ये तो हमारा जो है इंटरनल बहुत सारे जो मेजर फैक्टर है वो स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज किया। इंटरनेशनल फैक्टर डेफिनेटली मार्केट में उसकी वजह से एक इन्वेस्टर्स का एक फियर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मार्केट तेजी से नहीं बढ़ रही, वरना तो और भी ज्यादा बढ़ जाती मार्केट। जिस लेवल पे जिस तरीके से जो चेंजेस आई हैं, जो मेजर चेंजेस आई। अच्छा, आप सब साथ रहिएगा। आप बात करते हैं कि इस वक्त शेयर जो हैं वो बढ़ रहे हैं लेकिन कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही। हमें यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात हो रही है। आबिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, एक सादा सी चीज़ जो है वो बताइएगा कि 51,000 से ज़ायद जो है वो हम देख रहे हैं पॉइंट्स पर आ गए, लेकिन शेयर्स के दाम कहीं पीछे रह गए हैं। अगर इंडेक्स शेयर्स की कीमतें ठीक नहीं दिखा पा रहा है तो इसे क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? देखिए, मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आपकी बात सही है कि इंडेक्स वाइज देखा जाए तो मार्केट जो है वो काफी बढ़ी हुई है और प्राइसेस वाइज देखा जाए, स्टॉक प्राइसेस की हिस्टोरिकल प्राइसेस देखी जाए तो वो प्राइसेस उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पे पहले थी। उसकी वजह ये है कि हमारा इंडेक्स का जो हमारा मेकअप है, जो बनाया हुआ है जिस तरह से, उसमें जो डिविडेंड्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जो इंडेक्स में है और प्राइसेस में वो चीज माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, उसने अनाउंसमेंट किया 60 रुपीज का डिविडेंड, तो वो 60 रुपीज जब एक्स डिविडेंड होगा तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स जो है वो माइनस नहीं होगा। अच्छा। तो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी कि उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है, जमा हो जाता है इंडेक्स में। तो इस वजह से इंडेक्स लेवल जो है वो ट्रू पिक्चर दिखाता है कि डिविडेंड प्लस प्राइसेस, मार्केट का जो शेयर प्राइस है वो क्या है। लेकिन उससे खैर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट सिर्फ ये है कि मार्केट जो है इस वक्त बुलिश है, तेजी के मूड में है, लोगों का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ रहा है, इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। कुछ जैसे केयरटेकर गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं गैस में, जो सर्कुलर डेट में, जिसकी वजह से पैसे जो है सारे गवर्नमेंट के भी फंसे हुए थे, उसको रिजॉल्व किया है। प्राइसेस जो है, गैस प्राइसेस के बढ़ने से जो गैस कंपनीज हैं उन कंपनीज की प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि उनके रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा थे। वो गैस तो सेल करते थे, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल इतने ज्यादा थे कि वो पैसे वापस नहीं आते थे उन कंपनीज में। अच्छा, वो रिजॉल्व हुए। एक चीज यहाँ पर मैं आपने जाना, कंपनीज बेहतर परफॉर्म करती हैं, रिफ्लेक्शन आती है मार्केट के ऊपर, तो क्या हमारी कंपनीज, हमारे सेक्टर्स इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, कंपनीज तो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन अच्छा। वही वाली बात है कि जब तक उनके नंबर्स जो है वो उस तरह सही होंगे कि जब वो कोई चीज सेल करें तो उसके रेवेन्यूज भी बढ़ने चाहिए। रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं लेकिन अकाउंट रिसीवेबल हो जाते हैं, यानी कि हर चीज उधार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बिक जाती है, उन कंपनीज की बिक जाती है, लेकिन उनके रिसीवेबल्स खड़े हो जाते हैं, रादर देन के उनकी फौरन बिलिंग होनी चाहिए, वो चीज नहीं होती थी। अब वो मसले काफी हद तक सॉल्व होंगे और उम्मीद है कि सर्कुलर डेट के मसले ये गवर्नमेंट जो है वो सही करने के दर पे है, क्योंकि IMF की भी कंडीशन है कि वो सारी चीजें वो सही करनी है, हमें इन हाउस काफी चीजों को सही करना है। तो ये बहुत खुश आइंद है, इन्वेस्टर्स के लिए भी खुश आइंद है, स्टॉक मार्केट के लिए भी बेहतरी है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अच्छा आबिद साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि अब शरह सूद जो है वो शायद अब यकम से वो कुदरे कम हो जाए, तो उसके असरात मार्केट पर कैसे आप देख रहे हैं? देखें, जिस तरह पेट्रोल के प्राइसेस 40 रुपए कम किए, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। उससे इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो कम होंगे और उसके बाद स्पेस बनती है कि जो फोर्थ कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है
उसको उसमें जो है डिस्काउंट रेट को कम किया जा सके। अगर वो जिस तरह इन्वेस्टर्स होप कर रहे हैं कि वो चीजें कम हो जाएंगी, तो उसके बाद मार्केट में हम देखेंगे कि नया जो फोरिया है तेजी का, उसमें और ज्यादा मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा प्राइसेस इंप्रूव होंगी। लेकिन अगर वो नहीं भी होती और मार्केट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ते नहीं है, डिस्काउंट रेट बढ़ते नहीं है, वो भी मार्केट के लिए खुशाइंद है। और जितना कम होंगे उतना कंपनीज जो है उनका बर्डन कम होगा, जो बोरोइंग्स हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, उससे ओवरऑल जो है सिनेरियो बेहतर होता है, जो कि वो भी बहुत ज्यादा वो सारा जो है फैसला करेंगे इन्वेस्टर जब वो अनाउंस हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह जो नवंबर में जो है IMF की मीटिंग भी शेड्यूल है स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए, वो भी उम्मीद है कि जो है वो स्मूथली हो जाएगी, तो उसके बाद मार्केट में एक नई तेजी जो है ना वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि उसके असरात फिर कैसे होते हैं, लेकिन मामला बड़ा अहम है कि सिर्फ और सिर्फ वहीं तक महदूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगले नए इन्वेस्टर्स, नई चीज़ें जो हैं उस तरह एक्सपैंड भी नहीं हो पाती हैं। चल अगले आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे। आबिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें व्यापार में ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात होगी कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ वो अफराद हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो टैक्स क्यों नहीं देते हैं। FBR उनके खिलाफ क्या कर सकता है। ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बोल व्यापार में अब बात करेंगे एक बड़े हैरान कुन मामले के हवाले से। चेयरमैन FBR सेनेट की कायमा कमेटी में बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ ऐसे अफराद इस मुल्क में मौजूद हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो टैक्स बिल्कुल नहीं देते हैं। यानी कि खूब कमाई है और पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। तो ये सूरत हाल है कि चेयरमैन FBR बता तो रहे हैं, लेकिन FBR के चेयरमैन जिनका ये काम है कि ऐसे लोगों से टैक्स वसूल करना, वो वसूल नहीं कर पा रहे। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि 65% जो कम आमदनी वाले लोग हैं उन पर मज़ीद टैक्स का बोझ डालना बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में पहले ही जो टैक्स पेयर लोग हैं वो बहुत कम, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का सारा अमल हम ये देख रहे हैं वो ज़्यादा है। और अगर जिनके बारे में खुद FBR ये बता रहा है कि इनकी तादाद 1.5 करोड़ से ज़ायद है, तो ये 1.5 करोड़ से ज़ायद लोगों से टैक्स वसूल कौन करेगा। पाकिस्तान में हमेशा टैक्स वसूलियों के आदाब जो रखे जाते हैं वो अनरियलिस्टिक और उसके बाद फिर उस पर हदफ पे पूरा नहीं उतर पाते। और टैक्स वसूलियों में भी सबसे ज़्यादा माजी में हमने देखा कि इंपोर्ट के ऊपर जो मामलात थे, जो चीज़ें थी, वो टैक्स है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, चाहे वो बिजली है, गैस है, दीगर सेक्टर्स हैं, पेट्रोलियम मसनूआत है, उनसे हासिल किया जा रहा होता है। आम आदमी जो है वो अपनी मामूली सी चीज़ों पर भी टैक्स देता नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, और वो है अब गोल्ड के हवाले से। मुल्क में फ़ी तोला सोना जो है वो मज़ीद सस्ता हुआ। पहले 2 लाख से भी नीचे हुआ, अब दोबारा से भी जंप लगाई, जस्त हुई और 2 लाख क्रॉस कर गया। मामूली कमी के साथ सोना जो है वो चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। गोल्ड प्राइस के हवाले से हम बात करेंगे। हारून चंद साहब इस वक्त मौजूद हैं। हारून चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले ये बताइए, गोल्ड की कीमतें उस तरह से पाकिस्तान में निकल नहीं रही हैं, क्या वजूहात हैं। गोल्ड की मार्केट के हवाले से ये भी कहा गया कि यहाँ पर भी डॉलर की तरह बहुत ज़्यादा स्मगलिंग के भी और ख़ुद साख्ता कीमतें चल रही हैं। देखें, असल में गोल्ड की प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। वो आज इजाफा हो गया $20 फी आउंस का। फिर तो आज 2,11,350 रुपये है। ये फिजिकली हमने रेट निकाले पूरे पाकिस्तान में 5 सूबों से मिलके एक मैकेनिज्म बनाया कि इंटरबैंक के जरिए भाव खुलेगा और $20 प्रीमियम लगा जाएगा। कुछ सट्टा माफिया लोग जो है वो मन मारते 17,000, 13,000, 15,000 ये भाव चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो भाव अब चलेगा मीडिया, प्रिंट मीडिया में और ग्रुपों में, वो जो पाकिस्तान के रेट चलेंगे वो मेरी तरफ से चलेंगे। और मैं न्यूट्रल भाव जो देता हूँ ना, इस पर कोई
2 नंबरी नहीं होती है। अच्छा, तो इंटरनेशनल मार्केट में हारून साहब ये कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? क्या वजूहात हुई हैं कि अचानक अब कीमतें 2-3 दिन से देखा कि बढ़ना शुरू हुई? असल वजह यह है कि इजराइल और अपने लबनानिस्तान के झगड़े चल रहे हैं। एक वजह तो ये इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, दूसरी इंडिया के अंदर दिवाली आ रही है। तो दिवाली जब आती है तो हमारे पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी रहती है सिंध में, तो उनकी बाइंड होती है। तो उनके मजहब में गोल्ड की जो ये भगवान की तरह पूजते भी है, जेवर भी बनाते हैं और ये सोना चांदी खरीदते हैं, उसको पूजते हैं। तो ये बाइंड होती है, इसमें तेजी आती है हमेशा। हर साल दिवाली में तेजी आती है, यहाँ तक के चाइना में भी तेजी आती है। सही, तो अब ये वो तेजी है जो सूरत में नजर आ रही है कि आप बता रहे हैं आज 2,11,450 का रेट भी निकला है। बहुत शुक्रिया हारून चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ख़बर बड़ी जो अहम है वो है टैक्स वसूलियों के हवाले से कि इस वक्त 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद, ये कहा गया कि ज़िम्मेदारों समेत वो अमीर कबीर हैं लेकिन वो सिरे से टैक्स ही नहीं देते। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन भी आ रहे हैं, तजकार है। बहुत शुक्रिया शबर साहब आपके वक्त का। शबर साहब, 1.5 करोड़ अफराद हैं जिनके टैक्सेस नहीं हैं मगर वो देते नहीं हैं। 50,000 से ज़ायद की FPR के पास फ़ौज है, आप मौजूद रहे हैं चेयरमैन, ये क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद के बारे में आज मौजूदा चेयरमैन बता तो रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाए? देखिए, पहली बात तो ये कि FBR के पास 50,000 लोग नहीं है, 23,000 लोग हैं। अच्छा, बात ये है कि पाकिस्तान की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है, आप सिंपल एक कैलकुलेशन कर लें कि पाकिस्तान की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है जो ज़राअत में इन्वॉल्व है। अगर आप सपोज करें कि 25 करोड़ की आबादी है तो तकरीबन अगर आप 60% भी लगाएं तो वो लोग ज़राअत में हैं, उनकी आमदनी ज़राअत से है, ठीक है। तो वो ज़राअत वाले टैक्स नहीं देते, तो आपको साफ वाज़ेह हो जाता है सामने, इसमें कौन सी परेशानी की बात तो कोई नहीं है ना कोई ऐसी नाकामी की बात है, ये तो पॉलिसी की बात है ना। जब आपने एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाया और आप रिकवरी नहीं करना चाहते फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो फिर आप क्यों शिकायत करते हैं कि 1.5 करोड़ आदमी है। दूसरा, अच्छा अब आ जाए, ये तो हो गया, एक ज़राअत हो गई। उसके बाद आप बताएं कि पाकिस्तान में कितने दुकानदार हैं, उनमें से कितने लोग जेन्युइन टैक्स देते हैं। तो ये सारी चीजें तो जो आप लोग ऐसे शो कर रहे हो कि कोई हैरानी की बात है, कोई परेशानी की बात है, ये बात तो मैं बड़े अरसे से कहता रहा हूँ, इस पर कोई नई बात तो नहीं है ना सर। तो सर ये चेयरमैन FBR जाकर बता रहे हैं, चेयरमैन सेनेट की कायमा कमेटी में, कि इतने लोग हैं, तो सर इनको फिर कैसे लाया जाएगा? ये कोई आज तो नहीं मालूम हो, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सबके पास मालूम है। चेयरमैन FBR के बताने का और कायमा कमेटी के सुनने का क्या फायदा है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना है। अखबारी बयान है ना यार, एक वो चेयरमैन साहब चले तो फाइल उठाकर वहाँ बैठ गए कायमा कमेटी के सामने, वहाँ 4 सेनेटर बैठे हैं, वो उन्होंने सुन लिया, आपने अखबार में डाल दिया, मेरे से आप लाइन पर आ गए, इस तरह तो नहीं होगा ना। तो सर आप भी शबर साहब बड़े फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी आपने किए, लेकिन आप भी क्यों नहीं कर पाए कि ये टैक्स वसूलियां हम ये करेंगे? मैंने आपको बताया तो सर कि क्यों नहीं कर पाए, मैंने बताया ना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप नहीं करते ना, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इशू नहीं है, ये पॉलिसी का इशू है भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कर पाए, आपने गलती की, आपको फांसी लगा देना चाहिए हमें। मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये सवाल इस तरह करते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पाया, आप ये क्यों नहीं पूछते, बताते कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का सिंध गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। मियां साहब पाकिस्तान सही करने आए हैं, उनसे पूछें कि क्या पंजाब गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, पूछे ना आप, उनको लाइन पे लेकर लाएं, उनसे पूछें कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट की है, आज पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है या नहीं है, पूछ लें सर। मुझसे आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाए, तो आप उनसे पूछे ना भाई। हेलो जी, अच्छा नहीं, अच्छा बिल्कुल ये आप बात सही कर रहे हैं। तो फिर पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं आप शबर जैदी साहब, पॉलिसी बदलेगी तो फिर हम टैक्स में आ सकेंगे, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि टैक्स के अंदर हम कहें कि हमने बहुत अच्छा रेवेन्यू हासिल कर लिया है या टैक्स में मामलात बेहतर हो गए। पॉलिसी के बदलने से ही बेहतरी है? नहीं, पॉलिसी बदलेगी, माशरा बदलेगा, माशरा ये रियलाइज करेगा कि
आप मुझे बताइए ना, जो आप टैक्स रिसीव कर रहे हैं, सारा जितना भी टैक्स रिसीव कर रहे हैं, ये सारा आप शहरियों से रिसीव करते हैं ना? जी हाँ। आपने छोटे शहर के आदमी को टैक्स देते हुए सुना है? गुजरांवाला, सियालकोट, ये बाकी छोटे छोटे शहर हैं, हजारों शहर हैं, मियाँ चन्नू, चीचावतनी, ये नवाबशाह, यहाँ से लोग रह रहे हैं। आप बड़े बड़े आड़ती हैं, करोड़ों रुपए के MLAs MP हैं, कभी उनको आपने सुना है कि टैक्स देते हैं? तो सर ये भी तो सादा फॉर्मूला नहीं कर लिया हुकूमतों ने भी मिलकर के इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा चला जाए, चाहे वो बिजली गैस का मामला हो, चाहे वो बाकी सेल्स टैक्स के मामलात हों। पॉलिसी का इशू हो गया ना यार, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। सही, पॉलिसी का इशू हो गया ना। जब गवर्नमेंट के अंदर ये रेट नहीं है कि वो दुकान, देखिए मुझे एक बात बताओ, जब आप दुकानदारों से सेल टैक्स नहीं ले रहे जो शहर ले सकते, जब आपके पास शहर में है, तो आप देहात में जाके क्या टैक्स लोगे यार? आपको दुकानदारों से रिसीव नहीं कर सकते तारिक रोड पर और जूना मार्केट में और राजा बाजार में। तो पाकिस्तान में तो रियासत तो खत्म हो चुकी है ना। जब रियासत तो होती वो चीज है जब वो टैक्स रिसीव कर सके। रियासत की ताकत है ही नहीं। इसमें आप लोग इसे करप्शन समझते हैं या FBR की, ये तो सिर्फ बेकार की बातें हैं कि ये सारी चीजें करें। रियासत पाकिस्तान नाकाम हो चुकी है टैक्स रिसीव करने में, और रियासत नाकाम इसलिए हुई है कि रियासत चाहती नहीं है। सही। शबर साहब, आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी गुफ्तगू की थी कि जहां बाकी रियासती और पॉलिसी मामलात हैं, उसमें आपने कहा कि FBR के अंदर भी चेंजेस और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वहाँ ये मामलात, तो ये बात में 5000 मरतबा इसकी, ये आप ये बात करके ना आप उस सारे मेन इशू को डाइवर्ट कर देते हो। पहले मेन इशू सेटल करें ना। FBR की रिफॉर्म तो 5000 मरतबा हो चुकी है, 5000 मरतबा होगी दोबारा। अच्छा, पहले आप स्टेट की रिट तो कायम करें यार। पहले आप रिट तो स्टेट की कायम करें ना। आपकी स्टेट की रिट कहाँ है मुझे बताइए। तो सर इसका मतलब ये है कि ये फिर स्टेट की रिट का लफ्ज करके तो फिर वो हम जान छुड़ा सकते। करेगा कौन फिर सर इसको? चलिए, जान छुड़ाने की बात नहीं है सर। मुझे बताएं, आज सियासी मामलात पे स्टेट की रिट है ना? है या नहीं है? आप बताओ, आप भी यहाँ बैठे हो जी, है ना? जी है या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने एनफोर्स की है ना, जिन्होंने करनी है, ये रेट वो क्यों नहीं एनफोर्स करते टैक्स के मामलात पे? ये रेट जो की है ये सियासी मामलात में, ये रेट क्यों नहीं एनफोर्स होती टैक्स के मामलात में? इसका मतलब है रियासत इन मामलात पे अभी क्लियर नहीं है, और वो नहीं चाहते, वो सिर्फ सियासत को सीधा करना चाहते हैं। मईशत को सही करने का क्या ऑब्जेक्टिव है उनका? अभी उन्होंने थोड़ा सा डॉलर की कीमत जो डॉलर की कीमत नीचे आई, स्मगलिंग के मामलात को रोका, जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तो आप समझ रहे हैं कि FBR के अंदर भी ऐसी क्रैकडाउन की किसी जरूरत है कि वहां से शुरू करवाया जाए? टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ भी ऐसी किसी कार्रवाई की जरूरत है? भाई मैं नहीं कह रहा FBR के अंदर, बाजार के अंदर। FBR तो सिर्फ एक चपरासी है ना भाई जी। मैं टैक्स नादहिंदगान की बात करूं जी। आप बाजारों में जाए ना, आप गोल्ड के ज्वेलर से पूछें भाई तू गोल्ड कहां से लाया है और कितने का बेच रहा है। देखिए ना, बात सुने ना, मेरी प्रॉपर्टी में जाए ना, पूरी डिफेंस खाली पड़ी है, आप पूछे ना घर किसका है। ये होती है स्टेट की रेट। ये थोड़ी होती है FBR में जाके 3 बंदों को उल्टा लटका दें और आप कहेंगे पाकिस्तान में स्टेट की रेट एनफोर्स हो गई। स्टेट की रेट ये है कि आप ये मुझे बताएं कि डिफेंस के अंदर और क्लिफ्टन के अंदर और गुलबर्ग के अंदर घरों की शुमारी करें और पता करें घर किसका है। जो घर वेल्थ टैक्स में रिकॉर्ड नहीं है जब्त कर लें उसको, खत्म। बेनामी का लॉ मौजूद है, करें ना स्टेट की रेट। बैंक छोड़ कर आया स्टेट की रेट जब आप एनफोर्स नहीं करना चाहते तो फिर ये बेकार की बात है। चेयरमैन गया, उसने ये कह दिया, वहाँ ये चला गया, FBR में ये हो गया, 1.5 करोड़ लोग अमीर हो गए, 1.5 करोड़ लोग गरीब हो गए। ये बेकार की बातें हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। स्टेट रियासत अपनी रेट एनफोर्स करे जिस तरह उसने अभी सियासी मामलात पे रेट एनफोर्स की है। अगर ये 15 मिनट में सही नहीं हो जाए मेरा जिम्मा है, मगर नहीं हुई ना। आपने कहीं देखी इस रेट टैक्स मामलात में? अभी थोड़ी सी एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल की। सर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि इस मामले में भी होगा, क्योंकि छोटे दुकानदारों पर अभी हालिया भी कुछ करने की कोशिश की गई, वहाँ नहीं हुआ। कुछ फिक्स टैक्स था, वहाँ नहीं हो पाया। माजी में भी जनरल मुशर्रफ के दौर में, उमर सिरिया के जब वो थे तब भी ये कोशिश हुई, तब भी नहीं हो पाया था। तो क्या अब होता हुआ कोई नजर आ रहा है सर आपको? नहीं, देखिए, जब बिल्कुल कश्ती डूबने लगेगी तो करेंगे।
ये हंसी खुशी नहीं करेंगे कभी भी। अच्छा, अब इनको ये रियलाइजेशन हो गई है कश्ती डूबने वाली है। जब बिल्कुल डूबने लगेगी तो शायद कर लें। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए बात ये ना कि अभी कश्ती डूबी नहीं है पूरी तरह, अभी हल्का फुल्का चल रहा है। जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि कश्ती डूबने वाली है तो शायद कर लें, मैं ये कह रहा हूँ। और करनी पड़ेगी, करना चाहिए, मगर ये हंसी खुशी कभी नहीं करेंगे। तो सर कश्ती अभी बाकी है, डूब नहीं चुकी थी, अब तो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, तो ये सूर्य अभी भी कुछ बाकी है डूबने में? डिफॉल्ट की बात मैंने की थी और किसी ने नहीं की थी भाई। मैंने कहा था ये दिवालिया है, अभी भी कह रहा हूँ, वो बात नहीं है। देखें ये बेचारे मासूम से लोग हैं, मियाँ साहब आ गए हैं, मासूम से लोग हैं, ये बेचारे ये समझ रहे हैं कि यार हम ये चला लेंगे, कश्ती डूबने वाली है। जो समझदार लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। कुछ हद तक समझ आ गई है, कुछ हद तक समझ नहीं आई। ये सारा खेल खेलने दे जरा, थोड़ा अभी तमाशा चलने दें। अभी इतनी परेशानी की बात नहीं है, अभी चलने दें। अभी तो पहली इनिंग चल रही है, अभी सेकंड इनिंग भी चलेगी, देखिए क्या होता है, अल्लाह मालिक है। बट ये रियलाइजेशन पाकिस्तानी कौम को जरूर हो गई है कि कश्ती जो है वो चलने वाली नहीं है। और मैंने ही कहा था कश्ती चलने वाली नहीं है, आप सारे तो पाकिस्तान की कश्ती को चला रहे थे। सर तो अभी भी मियाँ साहब वापस आए हैं, शब्बर साहब, तो वो कह रहे हैं कि मजदूर का घर भर देंगे, पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा कर देंगे। तो ये मजदूर का घर भरना और पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा करना, ये हो पाएगा और कितने अरसे में हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए बात ये है कि मैं किसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता जी, और ये तो ऐसा लग रहा है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। मैंने आपके सामने मिसाल रख दी है ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की। ये 30 साल से पाकिस्तान में पावर में हैं। आपने मुझे कहा कि टैक्स लोग नहीं देते। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और रिटेलर का टैक्स कौन नहीं रिसीव कर सकता? कौन है इसके पीछे जो रिसीव नहीं कर जाता? वो यही लोग है ना। ठीक है यार, एक शख्सियत है, हमने बड़े बड़े आते हुए देखे, जाते हुए देखे। ये टेम्परेरी बातें हैं, इसको छोड़ दें। ये इज अ मैटर ऑफ 1 और 2 ईयर्स। जो भी आएगा 24 के इलेक्शन में वो बाद में गालियाँ खाता हुआ वापस जाएगा। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि अगर कोई बंदा जीत के इलेक्शन आएगा तो वो साल 1.5 साल में उसको इतनी गालियाँ पड़ेगी कि वो उसकी तबीयत साफ हो जाएगी। ये बात मैंने 2023 में कही थी कि जो भी बंदा पाकिस्तान 24 का इलेक्शन जीतेगा वो पाकिस्तान का बदकिस्मत तरीन इंसान होगा, क्योंकि मईशत की जो पोजीशन है वो कुछ कर नहीं सकते। अभी तो बड़े बड़े दावे हैं ना कि जी यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या आप ये कह रहे हो कि जो उनकी गवर्नमेंट थी 16 महीने जदोवी थी वो एक शख्सियत चेंज कर देगी? मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो पूरा सिस्टम चेंज कर देगा, बाकी सारे हम सारे पाकिस्तान के 24 करोड़ 90 लाख 99 लोग। सर कहीं से तो इब्तदा करनी है ना, कहीं से तो इब्तदा करनी है, किसी ने तो करना है। मेरी बात नहीं समझे। मुझे ये बताओ कि मियां नवाज शरीफ या इमरान खान या क्या हमारी जिंदगी इन लोगों के आसपास ही घूमेगी बस? सही कि यार ये कौन से मुल्क में होता है कि मियां नवाज शरीफ आ गए अब सही कर देंगे, बाकी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, ये सब बेकार है। पॉलिसीज के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, पॉलिसियों का बदलना और पॉलिसी मेकर्स का करना, वहाँ कितना बदकिस्मत वहाँ होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन FPR और तजज़ियाकार। और यहाँ पर मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम बोल बेवपार से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।